का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों पर विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू हो उससे पहले आप देखिए आज मनी सेंट्रल में खास क्या है, कौन सी खबरें हिस्सा बनी हैं इस कार्यक्रम का। शुरुआत करेंगे गोल्ड की खबर से। गोल्ड बॉन्ड में क्यों गिरा निवेश? भारत में बसते हैं सबसे ज्यादा गरीब, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट से ये आंकड़ा मिला, तथ्य मिला। वोडाफोन में बड़ी छटनी की तैयारी, व्यापार के मोर्चे पर चीन की चढ़ाई, आरबीआई गवर्नर की सबसे बड़ी चिंता सामने आई और वित्त मंत्री के नाम एक करदाता ने लिख दी अपने अरमानों की चिट्ठी। आज के अरमानों की चिट्ठी में बात होगी टैक्स पेयर की, जो लिख रहा है वित्त मंत्री को अपने अरमान मनी 9 के इस मंच से वो सुनाएगा। पहली खबर सोने से जुड़ी। सोने की कीमतों में आई तेजी की वजह से निवेश मांग में गिरावट आई है। इसका असर गोल्ड बॉन्ड पर भी देखने को मिल रहा है। गोल्ड बॉन्ड की मांग 3 साल के निचले स्तर पर आ गई। गोल्ड बॉन्ड सोने की दुनिया का सबसे अच्छा निवेश विकल्प माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर निवेश की मांग लगातार टूटी है। वित्त वर्ष 2023 में, यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष जो चल रहा है, जिसके अब 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीना बचा है, उसमें गोल्ड बॉन्ड के जरिए सिर्फ 8.73 टन सोना खरीदा गया। मौजूदा वित्त वर्ष की आखिरी ट्रांच मतलब आखिरी किश्त कह लीजिए, मार्च में जारी होगी। उसमें भी जितना सोना खरीदा जाएगा उसके बाद भी ये 3 साल के निचले स्तर पर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वित्त वर्ष 2022 में 32 टन सोना खरीदा गया था गोल्ड बॉन्ड के जरिए और 2021 में 27 टन सोना इसके जरिए खरीदा गया था। सर, गोल्ड बॉन्ड में इस गिरावट की वजह? सोने के बाजार में बढ़ती कीमतें कई तरह से सोने की मांग को प्रभावित कर रही हैं। तो फिजिकल गोल्ड की डिमांड भी है और डिजिटल गोल्ड की, से हम बॉन्ड की बात करें। पहली चीज़, हम अगर मांग का पर्सपेक्टिव देखें, मांग का परिदृश्य देखें, तो जो ताज़े आंकड़े हमारे पास उसमें भारत में सोने के आयात में तेज़ गिरावट आई है, क्योंकि कीमतें बढ़ने के कारण मांग कम हुई है। सोने का दिसंबर के महीने में भारत में सोने का इंपोर्ट करीब 80%, 79% टूट गया पिछले साल की तुलना में, महंगाई के कारण, सोने की महंगाई के कारण। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम के साथ ये है कि रिजर्व बैंक को पिछले साल से लगातार मालूम था कि सोने की बढ़ती कीमतों के साथ गोल्ड बॉन्ड की डिमांड कम होगी, इसलिए पिछले सालों की तुलना में इस वित्त वर्ष में केवल 4 बार ही गोल्ड बॉन्ड की किस्तें जारी की गई हैं। इससे पहले के 2 सालों में आरबीआई ने 10 से 12 टाइम्स गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे और लोगों से सोना कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था, जो आरबीआई के पास है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि महंगाई के कारण, खपत में दबाव के कारण और आय में कमी के कारण भी सोने में निवेश लगातार कम हो रहा है। तो तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के पक्ष में नहीं दिखाई देते और इसलिए स्कीम अपने 2-3 सालों के ठीक ठाक रन के बाद अब अपनी चमक खोती दिखाई दे रही है, इसकी चमक में कमी आ रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जिन लोगों ने निवेश किया है उन्होंने के विड्रॉल काफ़ी कम रहे हैं। यानी जो लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करके अभी तक बने हुए हैं, इसमें 8 साल तक आप पैसा रख सकते हैं, उनके विड्रॉल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आई है। लेकिन आरबीआई इस माहौल को भी समझ रहा है, इसलिए शायद इस साल आरबीआई ने लोगों को इस बात के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित भी नहीं किया कि उन्हें गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। फिजिकल मार्केट में मूवमेंट गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा है, जो हमारा स्पॉट बाजार है, वायदा बाजार है, उसमें। ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी करी, ऑक्सफैम इंडिया ने, आर्थिक असमानता पर। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में सिर्फ 5% आबादी के पास देश के 80% से ज़्यादा वेल्थ पर कंट्रोल है। आबादी का 50% हिस्सा ऐसा है जो आर्थिक तौर पर सबसे ज़्यादा गरीब है। देश की सिर्फ 3% वेल्थ ही उसके कंट्रोल में है, 50% पे 3% वेल्थ। ऑक्सफैम इंडिया ने सोमवार को विश्व आर्थिक मंच पर यह रिपोर्ट जारी करी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2012 से 2022 के दौरान, यानी 10 साल में जितनी नई वेल्थ क्रिएट हुई, उसमें 40% हिस्सा सिर्फ 1% अमीर लोगों के पास है और आधे निचले स्तर पर सिर्फ 3% वेल्थ ही पहुंची है। सर, और बड़ी रिपोर्ट है, और कौन से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए? सबसे बड़ी बात जो इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आई वो ये कि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी गरीब आबादी है, करीब 23 करोड़ लोग ऑक्सफैम की रिपोर्ट के आधार पर भारत में गरीब हैं। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
की जो शिखर बैठक चल रही है दावोस में, वहाँ जारी की गई है। दावोस में काफ़ी गतिविधियाँ हैं इस समय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर। दावोस एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहाँ दुनिया भर के उद्यमी, निवेशक और राजनेता जमा होते हैं। इस रिपोर्ट ने भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही है जिस पर विस्तार से चर्चा और संवाद की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में कहना है कि भारत का जो टैक्स ढांचा है, जो भारत का पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है, वो छोटे करदाताओं पर, कम आय वालों पर एक किस्म का बोझ बनकर टूटा है और उनकी आय को कम करने में और भारत में आय समानता बढ़ाने में भारत की टैक्स प्रणाली अपना सबसे बड़ा योगदान कर रही है। और इस वजह से भारत में बड़ी आबादी की आय और खपत क्षमता में गिरावट आ रही है। बाकी जो आय की असमानताएं हैं वो तो पुरानी और पहले से चल रही हैं। शुभम ने आपको आंकड़े भी बताए कि जेंडर इनइक्वलिटी के आंकड़े भी इसमें है। महिलाओं और पुरुषों के बीच आय असमानता के आंकड़े में ये माना जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण है आंकड़ा जानने के लिए भारत की दृष्टि से कि भारत में यदि मेल वर्कर को 1 रुपया मिलता है तो फीमेल वर्कर को केवल 63 पैसे मिल रहे हैं। और ये असमानता भारत में आज भी बनी हुई है, जबकि सरकार की तरफ से समान मजदूरी की दर दोनों तरह से लागू है। इस असमानता की रिपोर्ट भारत के आने वाले बजट के संदर्भ में, महंगाई के संदर्भ में, आय में कमी के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके तथ्य सरकार के लिए। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने कहा है कि भारत में कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई की तरफ से उसके खिलाफ जारी किए गए आदेश से भारत में स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे। सीसीआई ने गूगल को निर्देश दिया कि वह एंड्रॉयड पर अपने प्रभुत्व का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम पर थर्ड पार्टी ऐप स्टोर को अनुमति देगा। सीसीआई ने यह भी कहा है कि स्मार्टफोन बनाने वालों पर गूगल अपनी एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करने का दबाव नहीं बनाएगा। सर, गूगल का ये तर्क कितना पुख्ता है स्मार्टफोन की महंगाई की रोशनी में अगर देखें तो? गूगल इस जुर्माने से बचने की पेशबंदी कर रहा है और इसलिए गूगल के जो तर्क हैं वे एंड्रॉयड सिस्टम में उसके मोनोपोली के पूरे रुख को सपोर्ट करते हैं। गूगल का तर्क ये है कि अगर प्ले स्टोर जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो ख़राब क्वालिटी के ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएंगे, डेटा की चोरी होगी और अच्छी क्वालिटी की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। अब ये तय करने का फैसला सीसीआई और भारत के नियामकों को करना है, लेकिन गूगल की पूरी पेशबंदी इस बात को लेकर है कि एंड्रॉयड सिस्टम के पैरेलल कोई बड़ा निजी स्वतंत्र ऐप मार्केट खड़ा ना हो जाए। और इसीलिए भारत की जो अन्य ऐप कंपनियां थीं जो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से नहीं आती थी, उन्होंने एंड्रॉयड सिस्टम में गूगल के इस प्रभुत्व को चुनौती दी थी। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि इस व्यवस्था के तहत मोबाइल फ़ोन में सुरक्षा के नियम या बाकी सुविधाओं के नियम, उन पर भी विचार करना ज़रूरी है। यहाँ एक दिलचस्प बात देखने की ज़रूरत यह है कि बहुत सारी फ़ोन कंपनियाँ भी खुद अब अपने ऐप पुश कर रही हैं। उनके पास जो प्री बर्न ऐप आते हैं जो आपको फ़ोन के साथ मिलते हैं वो प्ले स्टोर या बाकी उसका हिस्सा नहीं होते हैं। खासतौर से चीन से आने वाली कंपनियों के फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स पहले से इंस्टॉल हैं, प्री बर्न ऐप आपके पास अवेलेबल है। तो ये ऐप का पूरा बाजार काफ़ी खींचतान भरा होने वाला है। गूगल की कोशिश ये है कि किसी तरह से एंड्रॉयड सिस्टम में उसके एकाधिकार को कम से कम चोट पहुंच सके। कर्ज के बोझ में दबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कंपनी की सेल्स टीम के लगभग 20% स्टाफ ने नौकरी छोड़ दी है। सब्सक्राइबर तो पहले से ही कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। अक्टूबर तक के आंकड़े ये कहते हैं कि 19 महीने में कंपनी के 3 करोड़ 81 लाख सब्सक्राइबर ने दूसरी टेलीकॉम कंपनियों पर स्विच कर लिया है, पोर्ट कर लिया है। अक्टूबर अंत तक कंपनी के कुल ग्राहकों की संख्या 24 करोड़ 56 लाख रह गई है। उधर पिछले हफ्ते भारतीय एयरटेल को भी दिग्गज रेटिंग एजेंसियों ने डाउनग्रेड किया है। सर, पहला सवाल वोडाफोन आइडिया पर, क्या छटनी की तैयारी हो रही है? छटनी लोग छोड़ के भी जा रहे हैं, छटनी होने के बाद कंपनी संभल जाएगी? 35% के आसपास परमानेंट एम्प्लॉयज़ का नंबर वोडाफोन में गिरा है। वोडाफोन को लेकर लगातार बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो इस कंपनी और इस ब्रांड के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, जिन्हें मनी सेंट्रल में आपको बार बार अलग अलग मौक़ों पर बता रहे हैं। सिर्फ रिकैप करने के लिए अगर आप तार जोड़ सके, वोडाफोन को ने सरकार को फीस चुकाने में अक्षमता जाहिर की थी, सरकार की तरफ से उससे मदद मिलने वाली थी। वोडाफोन के प्रवर्तकों ने अभी तक कंपनी में पैसा डालने की घोषणा नहीं की है। कंपनी के ऊपर इंडस टावर का बकाया है। ये सारे घटनाक्रम वोडाफोन की सर्विसेज रुकने की तरफ जा रहे हैं और उसका असर हमें वोडाफोन के कर्मचारियों से बाहर निकलने की तरफ दिख रहा है। वोडाफोन के कई सारे महत्वपूर्ण रिटेल और सेल्स के विभागों से महत्वपूर्ण कर्मचारियों ने, वरिष्ठ पदों के कर्मचारियों ने छोड़ना शुरू कर दिया। ये कंपनी के लिए बड़ी चुनौती आने वाले समय में होने वाला है और अगले 2-3 महीनों में वोडाफोन को लेकर काफ़ी कुछ बड़ी गतिविधियां बाजार में बनती दिखाई देंगी। सर, एयरटेल को क्या हुआ? यहाँ क्यों डाउनग्रेड आने लगे? ये शायद पिछले सप्ताह की सबसे दिलचस्प और सबसे उत्सुकता भरी खबर है। वोडाफोन का मेल्टडाउन या वोडाफोन का
का संकट में फंसना एयरटेल और जियो के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए थी। पर इसमें एयरटेल के स्टॉक्स में जो तेज गिरावट हमने देखी पिछले एक हफ्ते के दौरान 9 से 10% स्टॉक टूटा। दुनिया की बड़ी एजेंसी बोफा ने, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एयरटेल का डाउनग्रेड किया। इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प चीज़ है जिसकी चर्चा राजनीतिक सर्कल्स में भी और कॉर्पोरेट सर्कल्स में भी चल रही है। एयरटेल ने पिछले दिनों में काफ़ी एग्रेसिवली, काफ़ी आक्रामक रूप से अपने टैरिफ्स को, अपनी दरों को बढ़ाने का ऐलान किया था और एयरटेल ने लक्ष्य रखा था कि एक निर्धारित सीमा के भीतर उसका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, यानी प्रति सब्सक्राइबर जो उसे राजस्व मिलता है, उसे एक निर्धारित स्तर तक हासिल किया जाएगा। क्योंकि 5G को लेकर, 5G सेवाओं को लेकर कंपनी को बड़ा निवेश करना है, नए इक्विपमेंट लगाने हैं, नए स्पेक्ट्रम की फीस पे करनी है। ऐसी चर्चा है बाजार में कि टैरिफ हाइक बढ़ाने की जो दरें बढ़ाने की संभावना, उस पर सरकार शायद सहमत नहीं है, क्योंकि चुनाव का दौर है, महंगाई का दौर है और अगर टैरिफ, एयरटेल ने सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते अगर बाजार में मोबाइल दरें महंगी की तो डेटा और बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और यही वजह है कि बाजार के भीतर एयरटेल की जो अगले क्वार्टर्स की प्रॉफिट की संभावनाएं हैं, मुनाफे की संभावनाएं, कारोबार की संभावनाएं, उन पर डाउनग्रेड आना शुरू हुए हैं। बोफा ने कहा है कि इसके वैल्यूएशंस चीप नहीं है, यानी कंपनी का स्टॉक महंगा है और ग्रोथ और हाई कैपेक्स की लिमिट्स हैं कंपनी में। और इसके बाद एयरटेल के स्टॉक पर हमने पिटाई देखी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब को कहा है कि बिजली उत्पादन के लिए 10 से 15% कोयले का परिवहन नए परिवहन सिस्टम यानी रेल सिस्टम के जरिए किया जाए। ट्रांसपोर्ट के लिए नए सिस्टम के जरिए बिजली का उत्पादन की लागत 10% बढ़ जाएगी अगर इसे नए सिस्टम को अपनाया गया। कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए इस नई व्यवस्था को रेल नेटवर्क पर बोझ घटाने के मकसद से तैयार किया गया है, लेकिन इस व्यवस्था से बिजली महंगी होने की आशंका बढ़ गई है। सर, कैसे काम करेगी ये व्यवस्था? हम लौटकर फिर वहीं आ गए शुभम। वो संस्कृत की सूक्ति है ना, पुनर्मुष्को भव, तो हम वापस फिर पिछले साल की जगह फिर वहीं आ गए। दिसंबर के बाद से भारत में बिजली की मांग में तेज बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से इस बार जो सर्दियों का स्पेल है वो बहुत गहरा है और इसलिए शहरों में बिजली की मांग हीटिंग के लिए भी और बाकी बिजली की खपत भी बढ़ी है। इसके बाद गर्मी को लेकर आने वाले जो आकलन है या जो मौसम के अनुमान है वो भी ज़्यादा रहने वाले हैं। बिजली की मांग में हमने नवंबर के बाद से बढ़ोतरी देखी थी और उसके बाद से ही भारत के कोयला आपूर्ति सिस्टम पर दबाव बनना शुरू हो गया था और ये लड़खड़ाने, चरमराने लगा था। 2 फैसले हुए बैक टू बैक। पहला फैसला ये हुआ जिसमें सरकार ने बिजली कंपनियों से कहा कि फिर कोल के इंपोर्ट शुरू कर दें, जिस पर हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी। अब उस कोल के इंपोर्ट के बाद सरकार ने 3 राज्यों को, खासतौर पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, 4 राज्यों को ये कहा है और एनटीपीसी के बिजली घरों को ये कहा है कि वो समुद्री रास्ते से पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक कोयला लाएंगे। यानी कि उड़ीसा के तटों पर कोयला जहाज में लादा जाएगा और वो पूरे दक्षिण भारत का, भारतीय प्रायद्वीप का चक्कर लगाकर पश्चिम के तट के ऊपर कोयला उतारेगा। और ये इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय रेलवे इस कोयले की आपूर्ति के लिए, सप्लाई के लिए नेटवर्क उपलब्ध कराने में समस्या महसूस कर रही है और अगेन फिर रेलवे इस पूरी व्यवस्था में खलनायक बनकर सामने आ रही। पिछले साल भी हमने बिल्कुल लगभग ऐसी स्थिति देखी थी। बिजली की मांग ज़्यादा थी, कोयले की आपूर्ति कम थी, आयात हो रहा था। इस बार ये रास्ता इसलिए खोजा गया है और तर्क ये है, कहा यह जा रहा है, जिसकी खबरें बताई जा रही हैं कि विभाग का ये कहना है, ऊर्जा मंत्रालय का यह कहना है कि कम से कम आयातित कोयले से तो ये कोयला थोड़ा सा सस्ता ही पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेड कोल महंगा होगा इस समय। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत जब भी कोयला आयात करने निकलता है तो कोयले की कीमतें वैसे भी बढ़ जाती हैं क्योंकि भारत और चीन दुनिया के चुनिंदा बड़े देश हैं जो बिजली के उत्पादन के लिए अभी भी थर्मल या कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का प्लान ये है, जो हम आंकड़े चेक कर रहे थे, कि 118 मिलियन मीट्रिक टन डोमेस्टिक कोल को वित्त वर्ष 2023 तक उत्पादन करना है ताकि अप्रैल मई तक उसकी आपूर्ति की जा सके। अगर ये कोयला खदानों से निकाल भी लिया गया तब भी इसे बिजली घरों तक पहुंचाने की समस्या जस की तस बनी रहेगी। राज्य अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर अपने हिसाब से टैक्स व्यवस्था लागू कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये छूट दे दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए एक फैसले में राज्यों को सड़क इस्तेमाल के लिए स्पेशल टैक्स वसूलने की छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकारों को रोड टैक्स वसूली के लिए कानून बनाने का अधिकार तो है ही, साथ में वसूले जा रहे टैक्स के नियम भी तय करने का अधिकार है। सर, इस फैसले का असर कैसे समझें? ये हमारे आज की प्रमुख और बड़ी खबरों में है और इस खबर का दूरगामी असर होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये दूसरा फैसला है जिसमें राज्यों को
टैक्स लगाने के महत्वपूर्ण अधिकार मिले हैं। हमें याद होगा कि जीएसटी के पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यों को एक बड़ा विशेष अधिकार मिला था, जिसमें कहा गया था कि टैक्स की दरें तय करने का या टैक्स लगाने के अधिकार अकेले जीएसटी काउंसिल के पास नहीं है। ये उस क्रम में उसके बाद एक महत्वपूर्ण फैसला है। मामला हिमाचल प्रदेश का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्य सरकारें एडिशनल स्पेशल रोड टैक्स लगा सकती हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर अपने यहाँ सड़क क्षेत्र के विकास को लेकर, और इससे जो लेजिस्लेटिव पावर उनको मिली हुई है या जो केंद्र सरकार की जो संवैधानिक शक्तियाँ हैं उसका कहीं से उल्लंघन नहीं होता संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत। ये जजमेंट कई मामले में लैंडमार्क है, क्योंकि इसके बाद घाटे से परेशान, बुनियादी ढांचे के लिए संसाधनों से परेशान तमाम राज्य सरकारें इस बात पर विचार करेंगी कि वो ट्रांसपोर्ट पर अपने राज्यों में अलग से टैक्सेशन कर सके, और इससे हमें राज्यों में टैक्सेशन के एक नए दौर की शुरुआत होती दिखाई दे सकती है। केंद्र सरकार ने अपने उन मंत्रालयों, विभागों और उनकी खरीद एजेंसियों की खिंचाई की है जो अपने इस्तेमाल का सामान खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को लेकर बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं। विभागों और मंत्रालयों को आदेश है दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले कई वस्तुओं की खरीद के लिए जारी टेंडर में स्थानीय उत्पादों को तरजीह देनी होगी। 2017 में ये आदेश लागू किया गया था, लेकिन कई मंत्रालय और विभाग इस आदेश का पालन करते नहीं पाए गए। सर, 2 सवाल। कौन से मंत्रालय थे, कौन से विभाग थे और कौन सी चीज़ें ऐसी थीं जिनको लेकर सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं? मंत्रालयों ने एक अनोखा काम किया। कई सारे मंत्रालय इसमें शामिल हैं जो अलग अलग खासतौर से इंजीनियरिंग और तकनीकी उत्पाद खरीदते हैं। जो ये पाया गया इस रिपोर्ट में, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड है, इसने ये माना कि केंद्र सरकार ने जो सरकारी विभागों की खरीद का एक नया नेटवर्क बनाया है जिसका नाम जेम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उस नियमों के तहत किसी तरीके के टेंडर को जारी करने में भारतीय कंपनियों को वरीयता दी जानी चाहिए और उसके बाद फिर बाहर की कंपनियों से खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योगों के संरक्षण की परिस्थिति थी। पर यह पाया गया कि बहुत सारे मंत्रालयों ने, कई सारे मंत्रालयों ने ऐसा किया जिसमें उन्होंने टेंडर की ऐसी शर्तें तय की जिसमें वरीयता दरअसल विदेशी कंपनियों को मिलती थी, और इसका फ़ायदा सीधे तौर पर सिस्को, सीमेंस, डेल, एचपी, लेनोवो, मित्सुबिशी, शिंडलर ऐसी बड़ी कंपनियों को मिलता था। और इसलिए इस बात की शिकायत केंद्र सरकार में काफ़ी चर्चा है इस बात की कि कई सारे मंत्रालयों ने इस नियम का उल्लंघन किया है। अब दिन की सबसे बड़ी खबरें। आज 2 खबरें हैं। पहली खबर चीन से। भारत और चीन के बीच व्यापार में भारत के लिए व्यापार घाटा रिकॉर्ड $101 अरब पर पहुंच गया है। 2022 के दौरान भारत और चीन के बीच करीब $136 अरब का व्यापार हुआ, जिसमें चीन से भारत को $118 अरब से ज़्यादा का सामान निर्यात हुआ, यानी हमने खरीदा, जो 2021 के मुकाबले 21% ज़्यादा था। इस दौरान भारत से चीन को सिर्फ $17.5 अरब का सामान निर्यात हो पाया और 2021 के मुकाबले भारत से चीन के निर्यात को 38% की चोट पहुंची है। हमने 38% कम निर्यात किया है। सर, इन आंकड़ों पर हमें फिक्र क्यों होनी चाहिए? इन आंकड़ों पर इस बात वजह से फिक्र होनी चाहिए कि पिछले 2-3 साल में लगातार भारत में इस बात की कोशिश की गई। आप राजनीतिक आंदोलनों को हटा भी दें और बायकॉट चाइना जैसी कोशिशों को हटा भी दें, तब भी सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारी ऐसी कोशिशें की जिनका असर हमें चीन से आयात कम होने पर दिखना चाहिए था। लेकिन आंकड़ा लगातार ये बता रहा है कि भारत का चीन से आयात और चीन पर हमारी निर्भरता कई तरह से बढ़ती जा रही है। इस निर्भरता की बढ़ोतरी का सबूत अभी हमें इसलिए और महत्वपूर्ण दिखता है क्योंकि ये वो दौर था जब भारत में काफ़ी महंगाई भी थी, महंगाई की भी बढ़ी हुई थी और कई सारी चीज़ों की कीमतें भी महंगी थी। यानी भारत ने चीन से ज़्यादा सामान खरीदा और महंगा सामान खरीदा, महंगी कीमतों पर खरीदा। $100 अरब का व्यापार घाटा दोनों देशों के बीच, $101 बिलियन के आसपास का व्यापार घाटा भारत और चीन के बीच है। और यह परिस्थिति ये है जब 2020 के बाद से हम भारत में PLI के जरिए, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए, बहुत सारे तमाम प्रोत्साहनों के जरिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
इसलिए और हमें चिंतित करती है बात शुभम कि चीन से आयात रोकने के लिए भारत ने 2016-17 के बाद से इंपोर्ट ड्यूटीज में लगातार बढ़ोतरी की है, और सिर्फ इसलिए बढ़ोतरी की कि भारतीय कंपनियों को संरक्षण मिल सके और बाहर से आने वाला सामान जानबूझकर महंगा हो सके ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो अब हम भारतीय उपभोक्ता दोनों स्थितियों में नुकसान में हैं। एक तो रुपए के अवमूल्यन के कारण महंगाई है, दूसरा हमने जिसके लिए भारत की सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी उसका भी लाभ हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस महंगी इंपोर्ट ड्यूटी पर महंगा आयात आ रहा है, और ये संतुलन पूरी तरह लड़खड़ा गया है। सर, दूसरा बड़ा सवाल निर्यात को, निर्यात टूटने की वजह क्या है? 38% निर्यात टूट जाना बड़ी बात है। ये उससे ज़्यादा चिंता की बात है कि चीन को आप चुनौती देने के लिए, चीन से इसके सामानों पर निर्भरता कम करने के लिए लंबा समय लगेगा, वैसी उत्पादन क्षमताएं विकसित करने के लिए, लेकिन भारत जो भी थोड़ा बहुत निर्यात कर पा रहा था चीन को, वो भी टूट गया। चीन को जो निर्यात का आंकड़ा था वो $28 बिलियन था जो घट के 17 और $48 बिलियन के आसपास आ गया। यानी भारत जो थोड़ा बहुत बेच पा रहा था चीन को, वो भी नहीं बिका। और 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ, पैंडेमिक वाला साल छोड़ दें, जब हमने चीन को भारत के निर्यात में कॉन्ट्रैक्शन देखा, यानी भारत के निर्यात में गिरावट आई चीन को। यह भारत के निर्यात के लिए निराशाजनक खबर है, क्योंकि अब भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार, जो भी थोड़ा बहुत हम माल उस बाजार में पहुंचा पाते थे, वहां कहीं ना कहीं हमें प्रतिस्पर्धा में पीछे हटना पड़ा, और वही सामान कहीं दूसरे बाजारों से चीन में पहुंचना शुरू हो गया। इसका एक और पहलू ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारतीय रुपए, चीन ने इस पूरे 1 साल 1.5 साल के दौरान, ऐसा लगता है आंकड़ों को देखकर, कि भारत के रुपए के अवमूल्यन का फ़ायदा उठाया। हमने भारत में रुपए को मजबूत रखने के लिए रिजर्व बैंक ने काफ़ी कोशिशें की, विदेशी मुद्रा भंडार को का इस्तेमाल किया। उसका नतीजा ये हुआ कि रुपए कि अगर गिरावट का फ़ायदा भारतीय निर्यातकों को मिल सकता था तो वो भी नहीं मिला, और हम चीन से महंगे आयात को बाध्य हुए। दिसंबर के दौरान देश में एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि दिसंबर के दौरान देश में कुल $34.48 अरब की वस्तुओं का निर्यात हुआ है, जो 21 के दिसंबर में हुए निर्यात के मुकाबले 12% कम है। यानी चीन से ही निर्यात नहीं टूटा है, ओवरऑल निर्यात भी घटा है। हालांकि दिसंबर के दौरान हुए निर्यात की तुलना में नवंबर से की जाए तो निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर के दौरान देश में वस्तु व्यापार घाटा $23.76 अरब दर्ज किया गया। इससे पहले नवंबर में ये $23.89 अरब था। सर, विदेशी व्यापार के ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं? ताजा आंकड़े में बता रहे हैं कि निर्यात की गिरावट भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि यही पिछले 1 साल के भीतर भारत की मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने वाली प्रमुख गतिविधि रही थी। घरेलू बाजार में मांग में उतनी तेज रिकवरी हमें नहीं दिखाई दी, और 12% के आसपास की गिरावट ईयर ऑन ईयर जो दिखाई दे रही है, वो गिरावट रुपए के अवमूल्यन के बावजूद है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारतीय रुपए को में अगर इतना दखलदार रिजर्व बैंक नहीं करता तो शायद भारतीय निर्यातकों को थोड़ी सी बढ़त मिल जाती। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि भारतीय निर्यातकों के लिए कच्चा माल तो महंगा होता चला गया, इंपोर्ट तो महंगा होता चला गया, पर उनकी प्रतिस्पर्धा दुनिया के अन्य बाजारों की तुलना में कमज़ोर रही, और इसका असर हमें निर्यात के तौर पर दिखाई दिया। अब हम अपनी उस चर्चा की तरफ आपको ले चलते हैं जो हमने एक बार मनी सेंट्रल में की थी, और हमने आपको बताया था कि जब हम ये देखते थे कि भारतीय करेंसी एशिया की अन्य पेयर करेंसीज की तुलना में ज़्यादा मजबूत है, भारत की तुलना में, भारतीय रुपए की तुलना में डॉलर के मुकाबले अन्य करेंसीज ज़्यादा गिरी हैं, और उस पर खुश होते थे, तो उस नतीजे का आईना ये आंकड़ा है। वहाँ की करेंसीज ने वीक होकर, अपने आप को डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होकर, हमारे निर्यात का निर्यात के बाजार को चोट पहुंचाई और हमसे निर्यात छीन लिया, जिसका असर हमें आज भारत के निर्यात में गिरावट और व्यापार घाटे में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई देता है, और चालू खाते का घाटा रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि दुनिया भर में महंगे कर्ज का दौर लंबे समय तक चलने वाला है। शक्तिकांत दास ने कहा कि युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई ऊपरी स्तर पर बनी रह सकती है। आरबीआई गवर्नर ने भारत को लेकर कहा कि रिटेल महंगाई भले ही आरबीआई के सहनीय स्तर 6% के नीचे आ गई हो, लेकिन कोर महंगाई अभी भी ऊपरी स्तर पर बनी हुई है। भविष्य में आरबीआई की कोर महंगाई को घटाने पर काम करने की कोशिश जारी रहेगी। दिसंबर के दौरान देश में रिटेल महंगाई 5.72% पर दर्ज की गई। आज थोक महंगाई के आंकड़े आए, जिसमें महंगाई घटकर 4.95% पर आ गई है। सर, सबसे पहले जो ताज़ा आंकड़े आए उसका विश्लेषण करते हैं। थोक महंगाई के आंकड़े भीतर से क्या बता रहे हैं?
थोक महंगाई के आंकड़े और खुदरा महंगाई के आंकड़ों में वही बात है कि जो सुर्खियों में है वो सुर्खियों की से नीचे कुछ बिल्कुल दूसरा है, जिसको हम बिटवीन द लाइंस कहते हैं। और महंगाई जब भी ऐसी जटिल परिस्थितियों में जाती है तो जो सुर्खी बनती है उससे अलग वास्तविकता दिखाई देती है। वैसे अगर आप ध्यान से आंकड़े को देखें तो भारत की खुद की थोक महंगाई 22 महीने की न्यूनतम स्तर पर है, 9.5% के आसपास है। लेकिन जब आप भीतर जाके देखें तो एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा में दिखाई देता। यहाँ भी सब्जी वेजिटेबल्स ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। वेजिटेबल्स के कारण ही हमने खुदरा महंगाई में गिरावट देखी थी और यहाँ भी वेजिटेबल्स में 36% के आसपास की गिरावट दिखाई दी है। जो वेजिटेबल के प्राइसेस गिरे हैं, जिसके कारण प्राइमरी आर्टिकल्स जो WPI का एक हिस्सा होता है जिसमें खाने पीने के सामान और कच्चे माल रखे जाते हैं, खाने वाले कच्चे माल रखे जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके सेगमेंट में गिरावट के कारण महंगाई की दर में गिरावट हुई है। लेकिन आप अगर सीरियल्स को, अनाज को देखें, जिनके कारण खाद्य महंगाई को लेकर भारत में रिजर्व बैंक गवर्नर या किसी की भी चिंता लगातार बढ़ेगी। शुभम, दिसंबर 2022 में 5वां लगातार ऐसा महीना है जब थोक बाजार में अनाज की महंगाई डबल डिजिट में है। और अगर आप पुराने पैमाने से देखें या अगर महीनों के हिसाब से तुलना करें तो 113 महीने की ऊंचाई पर है। यानी एक थोक बाजार में अनाज की कीमत, सीरियल्स की महंगाई 113 महीने के ऊंचाई पर है। पैडी और रागी को छोड़कर सारे प्रमुख अनाज स्थायी आधार पर दोहरे अंकों की महंगाई दिखा रहे हैं और इसलिए ये महंगाई आपको आने वाले समय में खुदरा महंगाई में रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी। थोड़ा बहुत बेस इफेक्ट का असर भी था। और बताएं भीतर का किस्सा महंगाई का। दूध की महंगाई 92 महीने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई, जो एक और खाद्य महंगाई का बड़ा फैक्टर है, जिसमें जो थोक महंगाई के भीतर का आंकड़ा है ग्रेन मिल्क प्रोडक्ट लाइक आटा, मैदा और बासमती राइस, जो मिल्क से आने वाला खान उत्पाद है, थोक महंगाई के भीतर जो आता है, इनकी महंगाई दिसंबर 2022 में 14.3% रही, जो 113 महीने की ऊंचाई पर है। यानी पूरी फूड बास्केट को जब आप महंगाई के भीतर जाकर देखें तो आप उसकी सुर्खी भूल जाते हैं आंकड़ों के भीतर उतरने पर। जो आपको ऊपर हेडलाइन दिखाई देती है कि महंगाई 5% कम हुई है, उसी आंकड़े के भीतर उतरकर वो पूरी की पूरी हेडलाइन अपने तरह से बदल जाती है। और यही वजह है कि रिजर्व बैंक शायद महंगाई को हल्के में लेने को तैयार नहीं है। सर, क्या यही वजह है कि कोर इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंता जाहिर की है वित्त मंत्री ने, क्यों RBI गवर्नर ने, भीतरी चोट जानते हैं इसलिए वो मुखड़े पर नहीं जा रहे हैं? हाँ, और रिजर्व बैंक गवर्नर ने 2 टूक के बाद शुक्रवार को कही भी कि खुदरा महंगाई में जो CPI कोर इन्फ्लेशन है वो 6% से ऊपर बनी हुई है और सबसे जिद्दी महंगाई है। तो सब्जियों की कीमत में उतार चढ़ाव से शायद सरकार से RBI गवर्नर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। कोर इन्फ्लेशन में जब तक स्थायी तौर पर कमी नहीं आती है तब तक RBI ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को रोकने या धीमा करने के पक्ष में नहीं होगा और महंगाई को लेकर किसी तरीके की ढील देने की कोशिश में नहीं होगा। हालांकि थोक महंगाई के आंकड़े में हमने कोर इन्फ्लेशन में थोड़ी गिरावट देखी है। अब ये आंकड़ा हमें कहाँ तक आगे दिखाई देता है, लेकिन खुदरा महंगाई में अभी भी कोर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर बनी हुई है। सर, महंगाई से अब आते हैं ब्याज दरों पे, जो RBI का दूसरा हाथ है। एक हाथ में महंगाई, दूसरे में ब्याज दरें। क्योंकि महंगाई या कोर इन्फ्लेशन ऊपर बनी रहेगी तो माना जाए अभी जो कर्ज है वो लंबे समय तक महंगा बना रहेगा। हाँ, RBI गवर्नर ने ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण कही और ये बजट से पहले कई सारे महत्वपूर्ण संदर्भों को स्पष्ट करती है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि ब्याज दरों में जल्दी कमी होने की संभावना नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों का भी हवाला दिया। यही बात लगभग जेरोम पावेल ने कही है, यही बात दुनिया के और बहुत सारे बैंकर कह रहे हैं। दुनिया भर के सारे बैंकर शायद शुभ में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि महंगाई से ये लड़ाई, जिसमें अभी हमें हल्की फुल्की जीत दिख रही, ये स्थायी जीत नहीं है। महंगाई में बढ़ोतरी का एक दौर आ सकता है और आएगा, क्योंकि कमोडिटी बाजार में जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं वो किसी रिसेशन की परिस्थितियां नहीं है। कमोडिटी जैसे ही थोड़ा सा बाजार में परिस्थिति बदलती है, कमोडिटीज़ की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देती है। रिजर्व बैंक गवर्नर के इस बयान के 2 बड़े मतलब हैं। एक बयान का इस बड़ा मतलब सरकार के लिए है। शायद उन्होंने इस समय पर कहा है सरकार को अगले 1-1.5 साल तक अपने खर्च बहुत सिकोड़ कर रखने पड़ेंगे, जो चुनाव की तरफ जाती हुई सरकार के लिए बेहद कठिन चुनौती होने वाला है। क्योंकि सरकार भारत में सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है और ब्याज दरें जिस तरह से बढ़ रही हैं उस हिसाब से सरकार को और ज़्यादा कर्ज का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं होगी, परिस्थिति नहीं होगी अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊँची रहती हैं। दूसरी बड़ी चुनौती बैंकों के लिए। बैंकों पर अब
कर्ज की मांग घटने का दबाव दिखने लगा है। अभी जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें बैंकों का नॉन फूड क्रेडिट यानी जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट है उसमें गिरावट आई है और बैंकों को ब्याज पर जमा पर ऊंचा ब्याज देना पड़ रहा है। तो रिजर्व बैंक गवर्नर जो एक मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको भविष्य के प्रति समय पर बताता रहे, तो दोनों परिस्थितियों में आरबीआई गवर्नर ने महंगाई और ब्याज दरों को लेकर किसी भी तरीके से किसी गफलत में न रहने के संकेत दिए हैं। ये निवेशकों के लिए, रोजगार करने वालों के लिए, दुकान करने वालों के लिए, कारोबार करने वालों के लिए इन संकेतों को, इन इशारों को कायदे से समझना जरूरी है। अब समय मनी सेंट्रल झटपट का। रूस की एनर्जी सप्लाई पर G7 देशों की तरफ से प्रतिबंधों की नई खेप जल्द शुरू होने वाली है। 5 फरवरी से G7 देश रूस के एक्सपोर्ट पर होने वाले तेल के भाव पर नई कैपिंग लगाएंगे और साथ में रूस के तेल आयात पर रोक भी लगाई जाएगी। यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूसी तेल के आयात पर लगभग पूरी तरह रोक दिया जाएगा। इससे पहले G7 देशों ने रूसी तेल के भाव पर $60 प्रति बैरल की कैपिंग लगाई हुई है और ये कैपिंग 5 दिसंबर से लागू हो चुकी है। हालांकि इस कैपिंग के बावजूद रूस के तेल के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में रूसी तेल का रोजाना इंपोर्ट 10 लाख बैरल तक पहुंच गया है। दूसरी खबर अमेरिका से। अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने अपनी कारों की कीमतें घटाई हैं। टेस्ला ने बेस मॉडल की कीमत 20% तक घटा दी है और साथ में महंगे मॉडल की कीमतों में भी कटौती की है। टेस्ला के प्रमोटर एलन मस्क की तरफ से आर्थिक मंदी और बढ़ी हुई ब्याज दरों का हवाला देते हुए इस बात के संकेत दिए गए थे पहले ही कि कंपनी कारों के दाम घटाएगी। इसी बाजार में चीन की एक कंपनी है BYD, उसने टेस्ला को पूरी दुनिया में चुनौती दे रही है। भारत में तो BYD अपनी कार की बिक्री को 20 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रख चुकी है। 2022 में कंपनी ने 700 गाड़ियां बेची थी। 23 में अनुमान है कि 14,000 गाड़ियां बेची जाएंगी। सर, दोनों खबरों में से किसी पर आपकी टिप्पणी? टेस्ला को लेकर दुनिया में काफ़ी चर्चा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विशेषज्ञ भी इस बात की भविष्यवाणी करने लगे हैं कि टेस्ला का स्वर्ण युग या गोल्डन एज धीमे धीमे खत्म हो रहा है। हालांकि ईवी का मार्केट बढ़ रहा है, पर आश्चर्य देखिए कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति को शुरू करने वाली कंपनी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का समय था, जब दुनिया में बाकी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आगे आ रही हैं, तब टेस्ला को अपनी गाड़ी पर डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, बढ़ाने पड़ रहे हैं। टेस्ला की डिलीवरीज पिछले साल 87% बढ़ी थी, इस बार 40% गिर गई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि शायद एलन मस्क ने जिस तरीके का फैसला लिया ट्विटर को टेक ओवर करने का और बाकी गतिविधियों का, उसका असर टेस्ला के स्टॉक्स पर, टेस्ला की कीमतों पर पड़ा है। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि टेस्ला के लिए भविष्य की चुनौती ज़्यादा बड़ी होने वाली है। और इस बीच BYD, जिसका जिक्र शुभम ने आपसे किया क्योंकि चाइनीज़ कंपनियाँ बहुत तेज़ी से ई व्हीकल के मार्केट में आगे आ रही हैं, तो टेस्ला के लिए समस्या ज़्यादा रहेगी बाजार में चुनौती की दृष्टि से। और इसका असर हमको टेस्ला के स्टॉक पर भी दिखाई दे रहा है, जो पिछले 1 साल से लगातार निवेशकों को गहरा नुकसान कर रहा है। चलिए, अब समय मनी सेंट्रल के अंतिम चरण का, यानी कि अरमानों की चिट्ठी का। जैसा मैंने आपको बताया, आज अरमानों की चिट्ठी लिख भेजी है एक टैक्स पेयर ने रायपुर से। क्या है टैक्स पेयर के अरमान, आप भी सुनिए। डाकिया आया एक और चिट्ठी आई है, देखते हैं किसकी है। करदाता की चिट्ठी है। लिखा है, निर्मला दीदी प्रणाम, मेरा नाम देवेंद्र पाणिग्राही है, छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ एक मॉल के सुपरमार्केट में मैनेजर हूँ। 2 से 2:30 बजे तक लंच का टाइम होता है। आज मंगलवार का व्रत है, वक्त मिला तो सोचा बजट से पहले आपसे अपनी बात कह दूँ। वित्त मंत्री जी, ये चिट्ठी एक ईमानदार करदाता की है। सरकार हमेशा ईमानदार करदाताओं की तारीफ करती है। मुझे गर्व है कि मैं ईमानदारी से टैक्स चुकाता हूँ। बजट में सरकार ने हम करदाताओं के लिए तालियां भी बजवाई थी। लेकिन वित्त मंत्री जी, अब ज़रूरत इससे कुछ ज़्यादा की है। मुझे मेरी तनख्वाह टैक्स कटने के बाद मिलती है, जिसे आप TDS कहते हो, यानी कमाई हाथ में आने से पहले मेरा इनकम टैक्स जमा हो जाता है।
इसके बाद हर खर्चे पर जीएसटी देता हूँ, फिर चाहे वो राशन हो, स्कूटर का पेट्रोल हो, मोबाइल का बिल हो या टीवी का रिचार्ज, मेरी खपत के हर हिस्से पर सरकार टैक्स वसूलती है। पेट काट कर हम जो बचत करते हैं उसके रिटर्न पर भी टैक्स देता हूँ, चाहे बैंक में डिपॉजिट हो या म्यूचुअल फंड में निवेश। वित्त मंत्री जी, बहुत सारे टैक्स लगते हैं हम पर, मगर चुकाने में उफ नहीं करते। हम समझते हैं कि देश के सक्षम नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अक्सर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि मेरे ही टैक्स से बनी चीज़ें मुझे नहीं मिलती। सड़क मेरे ही टैक्स से बनती है और टोल भी मैं ही देता हूँ। सरकारी अस्पताल और स्कूल का कहना ही क्या, टैक्स भी भरता हूँ, निजी अस्पताल और स्कूलों की फीस भी भरता हूँ। वित्त मंत्री जी, इन दिनों महंगाई की मार बढ़ी है। पहले हर महीने में पत्नी रमा और बच्चों को 2 पिक्चर दिखाता था। रमा फिल्मों की शौकीन है, अब नहीं जा पाता। आना जाना, फिल्म, बाहर खाने में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। क्या आप इतनी मजबूर हो कि हम टैक्स पेयर के लिए कुछ नहीं कर सकते? वित्त मंत्री जी, क्या आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए नहीं हो सकती? आपको तो पता ही है कि टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से एक ऊपर निकल जाए तो टैक्स लग जाता है। बचत पर टैक्स प्रोत्साहन यानी 80C सीमा भी सालों से नहीं बढ़ी। 1.5 लाख की ये लिमिट सैलरी से कटने वाली ईपीएफ, बच्चों की स्कूल फीस और बीमा के प्रीमियम से ही भरी जाती है। मैंने होम लोन लेकर घर खरीदा, ELSS में भी इन्वेस्ट करता हूँ, पर क्या फ़ायदा जब मैं टैक्स बेनिफिट का पूरा फ़ायदा नहीं ले सकता। हो सके तो 80C की सीमा को इस साल बढ़ा दीजिए। आप तो नई टैक्स व्यवस्था भी लाई थी, वो बात अलग है कि उसे लोगों ने पसंद नहीं किया। वित्त मंत्री जी, हमारी बचतों पर टैक्स छूट मिलनी चाहिए, इतना तो हक बनता है हमारा। आपका बजट कंपनियों को भरपूर रियायतें देता है। देखिए, अब तो भारत में हम लोग अपनी कमाई पर कंपनियों से ज़्यादा टैक्स देते हैं। क्या आपको ये नाइंसाफ़ी नहीं दिखती? लिखना और भी बहुत कुछ है, लेकिन लंच का समय ख़त्म हो गया है। आप तो वित्त मंत्री हो, थोड़ा लिखा बहुत समझना। मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर इस बार पूरा बजट सुनूंगा। निर्मला जी, आपको हमारी ईमानदारी की दुहाई है। आपका देवेंद्र। ऐसे ही का तन्हा